And now I'm going to define continuous function. Continuous function. For single variable function, you know what is continuous function. I'm going to define it for several variables. So suppose f is a function from a set A, which is a subset of Rn, to Rn. So this A is a subset of Rn, and from this A to Rm there is a function. So suppose f from this to this be a function, is a function we say f is continuous at A in A if for given any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of x minus a is less than delta, implies norm of fx minus fa is less than epsilon. ठीक है, अगर आप रिकॉल करेंगे लिमिट की डिफिनीशन, तो लिमिट की डिफिनीशन में क्या होता था, रिकॉल अगर हम लिमिट की डिफिनीशन करें तो लिमिट की डिफिनीशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते थे कि लिमिट x is going towards a fx is equal to L. इसका क्या मतलब होता था, given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that norm of x minus a is less than delta, लेकिन यहाँ पे लिखते थे greater than 0, implies norm of fx minus, यहाँ पे fa नहीं होता था क्योंकि ये जो पॉइंट a होता था वो डोमेन से बाहर हो सकता है और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है L होता था, इज लेस देन एप्सिलॉन. तो अब दोनों डिफिनीशन को कंपेयर करो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे x की वैल्यू a के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉर्म की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी x और a अलग अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है x की वैल्यू a के बराबर हो सकती है और यहाँ पे ये जो L है यानी जो लिमिट है वो लिमिट fa के बराबर आ रही है. समझ में आ रही है मेरी बात, लिमिट की डिफिनीशन और कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन में कितना अंतर है, आप इसको अगर देखें ध्यान से तो हम लोग क्या देखेंगे, x इज गोइंग टूवर्ड्स a, fx इज इक्वल टू L के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी x की वैल्यू a के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या है, इसमें ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू a के बराबर हो सकती है. दूसरा, लिमिट की वैल्यू fa के बराबर हो सकती है, ये जो L है वो क्या है, लिमिट है, अगर यहाँ पे L की जगह fa लिख दें और ये ग्रेटर देन हटा दें तो लिमिट की जो डिफिनीशन है वही कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, f is continuous at a means limit x is going towards a fx, इसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू एट a के बराबर आ जाए. तो ये क्या हो गया, ये हो गई डिफिनीशन कॉन्टिन्यूटी की, यानी अगर x a की तरफ अप्रोच करे तो fx की वैल्यू fa की तरफ अप्रोच हो, fa की तरफ जाए. समझ में आ रहा है डिफिनीशन.
Yes, sir. ओके, अच्छा चलिए, अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिख रखा है, नॉर्म ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो नॉर्म ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा है, अगर आपको बॉल की डेफिनेशन याद हो, अगर हम एक बॉल बनाएं ए पॉइंट पर और डेल्टा रेडियस की, तो ये बॉल की डेफिनेशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ दोस x इन Rn such that Rn में हम बॉल बना रहे हैं, दोस x इन Rn such that norm of x minus a is less than delta। ठीक है, यही होता है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस सेट ए पे बात कर रहे हैं हम, ए के अंदर कॉन्टिन्यूटी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो x पॉइंट लेंगे वो ए से लेंगे, फॉर ऑल x इन वेयर x इज इन ए। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बॉल अगर ए के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो x है वो ए में ले सकते हैं। लेट मी टेक इट फ्रॉम मी। तो जो ऊपर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, क्या लिखी थी? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ x माइनस a is less than delta implies norm of fx minus fa is less than epsilon where x belongs to a। a के पॉइंट्स के लिए ये देखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो x जो इस बॉल के अंदर आ रहे हैं, ये इंप्लाई करेगा कि उनकी जो इमेज है वो, ये भी तो बॉल हुआ एक तरह का, किसके अराउंड बॉल हुआ? एफ ए के अराउंड बॉल हुआ, एप्सिलॉन रेडियस का। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट, देखिए कोई पॉइंट अगर इस बॉल के अंदर है तो उसकी इमेज कहाँ जा रही है? इस बॉल के अंदर जा रही है, यानी इस बॉल के सारे पॉइंट्स की इमेज इस बॉल के पॉइंट के अंदर चली जा रही है। इसका मतलब एफ ऑफ बी एप्सिलॉन ए इज कंटेन्ड इन बी डेल्टा ए, एफ ऑफ बी डेल्टा ए is contained in B epsilon Fa। Are you able to understand what I want to say? सर लास्ट 2 लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। हाँ ठीक। बॉल की जो डेफिनेशन होती है, x कोई पॉइंट है, वो a के अराउंड डेल्टा रेडियस की बॉल में है, इसका मतलब है x और a के बीच की जो दूरी है, दूरी कैसे नापते हैं? नॉर्म से। सो नॉर्म ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ये जो सेंटेंस लिखा है, नॉर्म ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, इट सिंपली मीन्स दैट x बिलोंग्स टू ए बॉल ऑफ रेडियस डेल्टा सेंटर्ड एट ए। और हमने लिखा जब यहाँ पे fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है fx कहाँ बिलोंग कर रहा है? fa के अराउंड एक एप्सिलॉन रेडियस की बॉल के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम कोई पॉइंट इस बॉल में लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ चली जाती है? इसमें चली जाती है। इसका मतलब इस पूरे बॉल की इमेज जब निकालेंगे तो ये पूरे बॉल की इमेज इस बॉल के अंदर चली जाएगी। तो उसी चीज को हम लोग ने दूसरे तरीके से लिख दिया। तो ये इम्प्लाइज क्या है? ये इफ एंड ओनली इफ है। ये इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा चलो, तो इसको कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक तरफ तो Rn है, तो Rn है, ये हम इसको Rn लिख रहे हैं, हालांकि Rn का फिगर नहीं बना सकते हम। और सपोज करिए ये A सेट है और फंक्शन क्या है? A से डिफाइंड है, A से लेकर
आरएम में डिफाइंड है, ये सपोज करिए आरएम है, एंड इसके अंदर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी जब भी लेते हैं तो पॉइंट डोमेन के अंदर होता है, लिमिट लेते समय पॉइंट डोमेन के बाहर हो सकता है, ठीक है। लिमिट जहां निकालते हैं वो पॉइंट डोमेन के बाहर हो सकता है, बट कॉन्टिन्यूटी के लिए पॉइंट हमेशा डोमेन के अंदर होता है, क्योंकि फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूटी की बात कर सकते हैं। तो हमने एफ लगाया इस ए के ऊपर एंड वी गॉट वन इमेज एंड दिस इमेज इज एफ ए, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहना चाहते हैं, इस पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए ये रोड है यहाँ पे आपकी, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस जगह पर ये रोड में कहीं ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है कैसे देखोगे कि यहाँ पे मतलब कहीं टूटी हुई नहीं है रोड, अगर इस ये जो लाइन हमने खींची इस एरिया में ये रोड टूटी हुई नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? आप रोड में इस पार्ट तक आगे बढ़ोगे, और जब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको इस पॉइंट से जितना भी पास चले जाएंगे वहां पे रोड मिलेगी, और अगर मिल रही है और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद भी रोड मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे कि रोड यहाँ पे टूटी नहीं है, तभी नहीं डिसाइड होगा। जैसे ये रोड हमने बनाई और हम कह रहे हैं इस पॉइंट पर ये रोड टूटी हुई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, और इस पॉइंट के छोटे से भी हिस्से के अराउंड आप जाएंगे तो वहां पे आपको रोड मिलनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि ये रोड यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ये स्मूथ है यहाँ, मतलब ये स्मूथ है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे हम लोग? जिस पॉइंट पर हमको चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी आए, जैसे ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए, इसका मतलब उसकी इमेज जो हम देखेंगे उसके अराउंड हम कोई भी एक छोटा सा भी नेबरहुड लें, तो उस नेबरहुड के अंदर इस पॉइंट के अराउंड के पॉइंट, यानी इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा नेबरहुड मिल जाए जिसको डेल्टा कह रहे हैं, सच दैट कि इस पूरे की इमेज इस एप्सिलॉन रेडियस की बॉल के अंदर चली जाए। इसका मतलब इस एप्सिलॉन रेडियस की बॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिले जो इमेज के पॉइंट हैं। यही इस डिफिनीशन से फॉलो हो रहा है। देखिए पहले हमने क्या चूज किया, एप्सिलॉन चूज किया, सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक डेल्टा ऐसा मिल जाए, कैसा डेल्टा मिल जाए कि जब हम ए के अराउंड डेल्टा रेडियस की बॉल में जाएंगे तो हमको उसकी जो इमेज है वो एप्सिलॉन के अंदर चली जाएगी, यानी ये जो पॉइंट एफ ए है उसके अराउंड कितनी भी छोटी रेडियस की बॉल लेंगे उसके अंदर बहुत सारे इमेज के पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन को ए पे कॉन्टिन्यूअस देखना है, यानी इमेज जो एफ ए है उसके अराउंड जब भी हम छोटी से छोटी भी बॉल बनाएंगे उस बॉल के अंदर बहुत सारे ए के पॉइंट्स की इमेज मिलेगी, यानी वो पूरा जो एफ ए है वो भरा हुआ है ए के, एफ ए के अराउंड हम कोई भी छोटा सा एरिया देखेंगे तो वो ए के पॉइंट्स की इमेज से पूरा भरा हुआ है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर हम रियल लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, किसी पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक फंक्शन आर से आर पे डिफाइंड है और हम ए पे कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए तक पहुंचने का एक तरीका होता है लेफ्ट साइड से पहुंच गए, ए तक पहुंचने का तरीका होता है राइट साइड से पहुंच गए, और ए की इमेज एफ ए आ रही है, तो दोनों साइड से अगर हम अप्रोच करें ए को, तो हमको जो ए की इमेज आ रही है हम उस इमेज की तरफ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं फिगर बना के एक फंक्शन लेके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले रियल लाइन पे मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पर 2 आ रही है, एंड एक्स ग्रेटर देन 2 पर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा दिखेगा, ये 2 है पॉइंट, 2 से कम में इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो सपोज करिए ये हमारा 2 है,
तो 2 से कम में इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 2 या 2 से कम में, और 2 से जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं इसकी वैल्यू आ जा रही है 3। तो फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, दिस इज 3, सपोज दिस इज 3। ठीक, तो अगर हम फंक्शन को अप्रोच करेंगे, यहाँ लिमिट निकालेंगे, x इज गोइंग टूवर्ड्स 2, और हम माइनस यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 2 को, और एफ एक्स देखें, तो इधर से जब भी हम 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमको हम वैल्यू किधर जाती हुई दिखेगी? वैल्यू हमको दिखेगी 2 की तरफ जाती हुई। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये वैल्यू एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है, f2 के वैल्यू के। लेकिन अगर यही हम राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है, जब भी देखेंगे तो ये वैल्यू 3 की तरफ जा रही है। सो अगर हम यहाँ से लिमिट निकालें, लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स 2 विथ प्लस यानी राइट साइड से एफ एक्स, देन इट्स वैल्यू विल टर्न्स आउट टू बी 3। ठीक है ना? तो अलग अलग पाथ से लिमिट निकालने पर वैल्यू क्या हो गई? डिफर आ गई। लेफ्ट साइड से लिमिट निकाले और राइट साइड से लिमिट निकाले, यानी इस पॉइंट 2 की तरफ हमने अप्रोच किया दो अलग अलग तरीके से, तो वैल्यू डिफर कर गई। तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया। और आप सिंपली ये भी देख सकते हैं कि लिमिट x इज गोइंग टूवर्ड्स 2 एफ एक्स, ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। और जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आने का तो सवाल ही नहीं है ना? तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी तरह से सेवरल वेरिएबल में जब हम देखेंगे, तो सेवरल वेरिएबल में क्या होगा? सेवरल वेरिएबल के अंदर एक पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम लोग पहले भी फिगर बना के देखे थे, अगर R2 ही हम लोग ले ले रहे हैं और R2 में ये पॉइंट ले ले रहे हैं, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे पास ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है। जैसे R1 में 2 ही तरीके थे, तो इस सीधी लाइन के थ्रू हम पहुंच सकते हैं इस पॉइंट तक अप्रोच करने के। इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे ऐसे हम कर्व के रूप में पहुंच सकते हैं इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को पहुंचने के हम मतलब इनफाइनाइटली मेनी वेज हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के। ठीक है? तो अगर हमको कहीं पे रिजेक्ट करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? कोई भी पाथ हम लेंगे और उस पाथ से हम लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हम ए, इस पॉइंट को बोल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है ए, तो उस ए पॉइंट पर वैल्यू देखेंगे और कोई एक पाथ से लिमिट देखेंगे, और अगर दोनों डिफर कर गई तो हम बोल देंगे फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि किसी भी पाथ से अगर हम अप्रोच करें तो वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। ठीक है? और अगर बराबर आ गया हर पाथ से तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बिकॉज अगर हम R2 में ही देखेंगे तो उसमें उसके पास इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स हैं इस तरह पहुंचने के, तो हम लोग हर पाथ से कभी चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कॉन्टिन्यूअस दिखाना है आपको, तो आपको ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डिफिनीशन यूज करनी पड़ेगी। और अगर रिजेक्ट करना है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो आप अगर कोई भी एक पाथ ऐसा चूज कर लीजिए जिससे इस पॉइंट पे अप्रोच करने पर और फंक्शन की वैल्यू में अंतर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब आपको बेसिकली करना क्या है? वही लिमिट वाला चीज करना है। आपको लिमिट कैलकुलेट करना है। डिफरेंट पाथ से अगर लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है या लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से डिफर हो रही है, तो आप कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और अगर सेम आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? जितना अभी हमने आपको बताया उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। आर वी कनेक्टेड? शालिनी के अलावा भी और लोग हैं यहाँ पे? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नो सर।
चलिए ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको भेजी भी है और कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ भी करते हैं। चलिए उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम लेके करते हैं यहाँ पे। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन है, किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू 0 है इफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, और इफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और इसकी वैल्यू 1 आ रही है अगर वाई 0 और एक्स स्क्वायर के बीच में। ठीक है, ये इस तरह से कुछ फंक्शन डिफाइंड है। R2 के ऊपर फंक्शन आप देख सकते हैं, ये फंक्शन R2 में है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, और इसकी वैल्यू रियल में है, यानी f क्या हो गया, R2 से R में फंक्शन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम R2 टू R, डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक, क्वेश्चन बुक का है, आप देख सकते हैं बुक में। तो अब है शो दैट fxy is going towards 0 as xy is going towards 0 0 along any straight line through the origin. इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओरिजिन के अराउंड कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमको दिखाना है कि ये फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच करेगा, अगर वो पॉइंट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के थ्रू फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो वो लिमिट हमेशा 0 आएगी, ये दिखाना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड ए कर्व थ्रू the origin along which fxy has constant value 1. fxy has constant value 1 except at the origin. ठीक है, और साथ में ये भी पता लगाना है कि इस f कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन। क्या ये फंक्शन ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है? सबसे पहले हम लोग फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं कि फंक्शन दिखेगा कैसा। ये फंक्शन अलग अलग हिस्से पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ठीक, तो इसको हम लोग कुछ प्लॉट करके देखते हैं फंक्शन दिखेगा कैसे। ये सपोज करिए R2 है, ये R2 है। फंक्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले वो रीजन अलग करने होंगे जहां पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है।
तो y इज लेस देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है किस हिस्से पे, y इज लेस देन 0 पे। तो यानी y इज लेस देन 0 मतलब इस रीजन पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन की वैल्यू 0 है। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग? इसके बाद कह रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब देखना होगा कि ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सी चीज हुई। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमको प्लॉट करना होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको प्लॉट करना होगा। ओके, तो कौन सा कर्व बना बता सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व हो? पैराबोला। पैराबोला हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पैराबोला मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज करिए ये कर्व बन गया। अब ये कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू, जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी है तो 0 आ रही है। एक्स स्क्वायर से बड़ी है मतलब ऊपर वाला हिस्सा हो, एग्री कर रहे हो? तो कहाँ पे 0 है, इसको भी हम लोग येलो सेट से रंग लेते हैं, यानी इस हिस्से में और इस हिस्से के साथ साथ पैराबोला के ऊपर भी देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे भी इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक, तो इस हिस्से में पूरी इस फंक्शन की वैल्यू 0 है पूरी ऊपर तक। तो R2 के इतने हिस्से पे फंक्शन 0 है और R2 के बाकी हिस्से पर, बाकी कौन सा हिस्सा बचा है, ये इधर वाला और इधर वाला, इस पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो y इज इक्वल टू 0, यानी इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू क्या है, 0 है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे भी 0 है। और बाकी हिस्सा जो बचा उस पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, यानी नीले वाला जो हिस्सा है उस पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ये पूरा जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है इस पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको समझा दिया, आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, बोलिए। Yes, हमको sir. इसको अपने से ट्राई करिए, फिगर हमने आपको बना के बता दिया, क्वेश्चन समझा दिया। इसमें आपको दिखाना क्या है कि हमको ये दिखाना है कि एफ एक्स वाई 0 की तरफ अप्रोच करेगा as xy is going towards 0 along any straight line through the origin। origin के अबाउट कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, तो फंक्शन की लिमिट हमेशा 0 आएगी। ठीक है ना, कैसे भी स्ट्रेट लाइन हम लेंगे और यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो उस लाइन के थ्रू अगर हम 0 पे जाएंगे तो हमको लिमिट की वैल्यू 0 ही आएगी। पहली चीज ये दिखाना है। दूसरी चीज हमको ये दिखाना है कि एक कर्व ऐसा निकालना है जो कि ओरिजिन के थ्रू पास हो और उस कर्व के अलोंग इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आए। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ऐसा कोई कर्व होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है तो वो कर्व इसी एरिया में होगा जो ब्लू शेड का एरिया है। तो इसी से एरिया में कोई एक कर्व आपको ऐसा बनाना है कि हमेशा उस कर्व पर फंक्शन की वैल्यू 1 आए और ओरिजिन से वो पास हो। शेड स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अच्छा, ये जो हम प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम लिखे थे वहां तक कहाँ तक आप थे हमारे साथ? ब्लू कलर से जो प्रॉब्लम लिखे हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी पूरी। Yes, sir. और इसके बाद जो हमने ग्रीन कलर से प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसके नीचे, ये प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर दी थी या रह गई थी? नो सर, No, इसको sir. एक ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मतलब हमने एक्सप्लेन नहीं किया था आपको।
चलिए एक बार फिर से देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमने आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि लेट एफ बी ए स्केलर फील्ड continuous at an interior point A of a set S in Rn. If Fa is not equal to 0, prove that there is an n ball B epsilon A in which F has same sign as Fa. तो प्रॉब्लम को देखते हैं कैसी क्या है प्रॉब्लम। F जो है स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड होने का मतलब इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर आएगा। स्केलर फील्ड का मतलब रेंज रियल नंबर होगी और वेक्टर फील्ड का मतलब है रेंज आर एन या आर एम होगा कुछ भी, ठीक, वेयर एन इज ग्रेटर देन 1। तो रेंज स्केलर है इसलिए स्केलर फील्ड है। और ए जो है एस पे इंटीरियर पॉइंट है, तो फंक्शन एस से डिफाइंड है। एस क्या है, आर एन का एक सबसेट है, एस से फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको अगर फिगर से समझेंगे तो मान लीजिए ये एस है और एस के अंदर एक पॉइंट ए है। ए कैसा है, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल जरूर मिलेगी जो पूरी तरह से एस के अंदर कंटेन हो, ठीक है। तो एस से ये फंक्शन डिफाइंड है और एफ ए जीरो नहीं है, ये आर के ऊपर जा रही है इसकी वैल्यू, और एफ ए पॉइंट पर वैल्यू जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो एफ ए जीरो के राइट साइड में भी हो सकता है और एफ ए जीरो के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। हमको ये दिखाना है कि एफ ए अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी वैल्यू इसकी है, तो एफ ए का पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, यहाँ पर एक बॉल मिलेगी ए के अराउंड। ए के अराउंड हमको एक ऐसी बॉल मिलेगी जो एस के अंदर कंटेन्ड होगी। और उस बॉल की अगर हम इमेज देखेंगे, इस पूरे बॉल की यानी बी एप्सिलॉन ए की इमेज देखेंगे, तो इस बॉल की इमेज यहाँ पे जो मिलेगी, अगर एफ ए पॉजिटिव है तो इस बॉल की इमेज भी यहाँ पर क्या मिलेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस बॉल के सारे पॉइंट की इमेज पॉजिटिव आएगी। और अगर एफ ए निगेटिव है तो इस बॉल के सारे पॉइंट की इमेज जो है वो निगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। और भी Yes, जो sir. हमने क्वेश्चन भेजे हैं उनको भी ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए। तो